मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने आपके बीच में आए हैं, ये आपके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे इससे अपनी लाइफस्टाइल को या अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करके उन जीन्स को, आपने सभी ने डीएनए का नाम सुना है, हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है। हमारी बॉडी के अंदर 40 ट्रिलियन सेल्स हैं, लाख करोड़ सेल्स, और हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। और डीएनए होता है सीक्वेंस ऑफ जीन्स, यानी जीन्स की वो चेन जो डिसाइड करती है हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने न्यूरॉन्स होंगे, हमारी लाइफ स्पैन कितनी होगी, ये तक भी डिसाइड करता है हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर। लेकिन सिर्फ जेनेटिक स्ट्रक्चर होने से ही हमें सब कुछ हासिल नहीं होता, उसको इम्पैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर। और इस पूरी प्रोसेस को, दैट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बाय द कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड द बिहेवियर, इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। और इस एपिजेनेटिक्स के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे अपनी लाइफस्टाइल को या उन फैक्टर्स को चेंज करके आप उन जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ जीन्स गुड जीन्स होते हैं और कुछ जीन्स बैड जीन्स होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो आपके जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट इन यूट्रो एंड चाइल्डहुड। जब एक बच्चा या एम्ब्रियो माँ के गर्भ में डेवलप हो रहा होता है, उस समय का जो एनवायरनमेंट उसे मिलता है वो एपिजेनेटिक्स का काम करता है, वो आपके जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। एंड सेकंड, आपका चाइल्डहुड, जब आप 5 साल या 6 साल तक की आपके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस समय का एनवायरनमेंट भी आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। और ये जानना इसीलिए जरूरी है, अगर आपकी मदर ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कोई ऐसी दवाइयां खाई हैं या कोई ऐसे एनवायरनमेंट में या ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल में वो रही हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके जीन एक्सप्रेशंस पर पड़ता है या डेवलप हो रहे एम्ब्रियो या फीटस के जीन एक्सप्रेशन पर पड़ता है, तो आप की आने वाली लाइफ पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। और आफ्टर बर्थ, आफ्टर डिलीवरी, आपकी डेवलपमेंट के दौरान जिन फैक्टर्स में आप रहे हैं, डाइट हो या पेरेंटिंग हो, उसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट आपके जीन एक्सप्रेशन पर पड़ता है। इसीलिए पेरेंट्स से गुजारिश कि वो पेरेंटिंग में इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि आपका बच्चा किस संगत में है, किस स्कूल में पढ़ता है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, क्या उसकी डाइट है, ताकि उसके गुड जीन्स एक्सप्रेस हों। सेकंड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो भी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं या जिस पानी को हम पीते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपके जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती हैं। इसीलिए बार बार इस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पर पेश किया जाता है कि अपने एनवायरनमेंट को, अपने क्लाइमेट को अच्छा करो। आज ऐसी ऐसी डिजीज़ हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, जो हम कहते हैं ना कि पहले कभी नहीं होती थी लेकिन आजकल लोगों में ज़्यादा होने लगी हैं। जैसे फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज सूरज से अब ज़्यादा आने लगी हैं, ओजोन लेयर पतले होने की वजह से लोगों के अंदर फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या सूर्य की किरणों से होने वाली एलर्जी के केसेस बढ़ गए हैं। तीसरे नंबर पर आता है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यानी वो दवाइयाँ जो आप लोग बचपन से खाते आ रहे हो। और ये बताना क्यों ज़रूरी है, हम लोगों ने मेडिसिन के साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है। हमने एंटीबायोटिक्स इन्वेंट कर लिए हैं, एंटी फंगल्स इन्वेंट कर लिए हैं, एंटीवायरल ड्रग्स इन्वेंट कर लिए हैं, हमने वैक्सीन इन्वेंट कर लिए हैं, लेकिन उसका जुडिशियल यूज़ हमें पता ही नहीं है। अगर हम बिना नॉलेज के या बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी क्वैक से कोई भी ड्रग या कोई भी दवाई हम खरीद कर खाने लगते हैं, उसका भी हमारे जीन एक्सप्रेशंस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। देयरफॉर इट इज़ रिकमेंडेड दैट व्हेनेवर यू गेट एनी पैथोलॉजी, एनी डिजीज, देन ऑलवेज कंसल्ट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या आप एक एजुकेटेड डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्स से ही कॉन्टैक्ट करें ताकि आप जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कर सकें। अगर आपने एंटीबायोटिक भी गलत ले ली तो आपके जीन्स उसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि आपके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। सुना है ना आपने?
कि अगर ज़्यादा दवाई खा लेते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हम खा लेते हैं बिना उस स्ट्रेन को चेक करे कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। चौथा फैक्टर है एजिंग, उम्र। हम किस उम्र में हैं ये भी हमारे जीन एक्सप्रेशन को बहुत हद तक डिसाइड करता है। इसीलिए ये बताना आपको ज़रूरी है कि जो आपने सही डिसीज़न, जो एनवायरनमेंट, जो बिहेवियर आपने अपने बचपन में कम एज में अपने लिए डिसाइड कर लिया, निर्धारित कर लिया, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके जीन एक्सप्रेशन के, बशर्ते कि ओल्ड एज में जाकर। क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े होने लगते हैं, आपके सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने लगता है, वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग कमज़ोर हो जाती है, तो आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट उनको दे लो, लेकिन जीन एक्सप्रेस खुद को नहीं कर पाएगा। पांचवा फैक्टर है एपिजेनेटिक्स का, डाइट, कि आप क्या डाइट लेते हैं। अक्सर आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को, काउंसलर्स को ये बताते हुए सुना होगा कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फल फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फास्ट फूड या स्नैक्स। क्या आप जानते हो कि जो फास्ट फूड या स्नैक्स आप खा रहे हो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके बैड जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। ये सभी डॉक्टर्स इसलिए या सभी काउंसलर इसलिए आपको नहीं बोलते कि वो आपके दुश्मन है, कि आपको मैगी टेस्टी लगती है तो मैगी छोड़ दो, आपको पिज़्ज़ा टेस्टी लगता है तो पिज़्ज़ा छोड़ दो, आपको चिप्स टेस्टी लगते हैं तो आप चिप्स छोड़ दो। डू यू नो कि जो एजिनोमोटो नाम का केमिकल है वो आपके जीन्स को इस तरीके से एक्सप्रेस करता है कि आपका नेचुरल टेस्ट बड का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। आप देखिए, आप फास्ट फूड कई दिनों तक खाते हैं तो आपको फ्रूट्स टेस्टी नहीं लगते। जब आप कई दिनों तक फास्ट फूड खाते हैं तो आपको रोटी टेस्टी नहीं लगती, आपको लगता है कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। ये सारा दिन पिज़्ज़ा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बिकॉज दोज केमिकल्स हैव अल्टर्ड योर जीन एक्सप्रेशन एंड देयरफॉर यू हैव टू नो अबाउट एपिजेनेटिक्स। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करें, दैट इज़ मच हेल्दियर ऑप्शन फॉर यू। क्या हो जाता है एपिजेनेटिक्स बिगड़ने से? अगर ये चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो क्या कुछ आपके साथ हो सकता है? नंबर 1, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। अगर आपका एपिजेनेटिक्स आपने बिगाड़ लिया है, कम एज से अपना ध्यान नहीं रखा है, तो आपको आगे चलकर डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिट्स, सीजर, कन्वर्जन्स, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज, ये सब चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। नंबर 2, आपके अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेज डेवलप हो सकती हैं। अगर आपने अपने बिहेवियर के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस को तरजीह दी है, उसको इंपॉर्टेंस दी है, तो दैट कैन लीड टू ऑटो इम्यून डिजीज। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सोराइसिस वल्गैरिस। सुना है किसी ने सोराइसिस की बीमारी का नाम? एनीबडी हु हैज लिसन्ड द नेम ऑफ दिस डिजीज और पैथोलॉजी, सोराइसिस वल्गैरिस? सोराइसिस वल्गैरिस बच्चों वो डिजीज़ होती है जिसके अंदर बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स अपनी स्किन के सेल्स को ही नष्ट करने लगते हैं, और वो स्केल्स के तौर पर ऐसे उसको, जैसे डैंड्रफ होती है ना, स्किन उसमें झड़ने लगती है, और इट इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़। उसमें जेनेटिक्स भी रोल प्ले करती है और आपका जो बिहेवियर है और आपकी डाइट भी रोल प्ले करती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ आपके अंदर डेवलप हो सकती है। नंबर 3, कोई बताएगा और क्या डिजीज डेवलप हो सकती है? डायबिटीज मेलिटस। जितने भी आज ये शुगर, सुना है आपने, उसको शुगर हो गया है, उसके अंदर शुगर की बीमारी हो गई है, एपिजेनेटिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज़। अगर आपने अपनी डाइट का और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का शुरू से ही ध्यान नहीं रखा तो आने वाले टाइम में आप डायबिटिक भी हो सकते हैं। एंड नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कैंसर। कैंसर का नाम किस किस ने सुना है? गुड। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वो जो इतना खतरनाक नहीं होता, जो जानलेवा नहीं होता, और मैलिग्नेंट वो जो मेटास्टेसिस करके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में फैलकर आपके पैथोलॉजी को और बढ़ाकर आपकी जान तक ले सकता है, उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। अगर हमने इस एपिजेनेटिक प्रोसेस में खुद को नहीं संभाला और अपने बैड जीन्स को एक्सप्रेस करने वाले फैक्टर्स को हम लाइफ में एक्यूमुलेट करते गए तो अल्टीमेटली वी कैन एंड अप इन कैंसर। और आज आप देख भी रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल की वजह से और अपने गलत चुनावों की वजह से, जैसे कई बच्चे ड्रग्स की हैबिट में पड़ जाते हैं, वो कम एज से ही बीड़ी, सिगरेट, सिगार, टोबैको, निकोटीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, अल्कोहल,
चिट्टा, स्मैक, चरस, गांजा, भुक्की, अफीम, डोडी, कोकीन, हीरोइन, एम्फीटामिन, लाइसर्जिक एसिड, डाइएथाइल अमीन, ये सभी ड्रग्स, फ्लूइड इन चीज़ों में पड़ने लगे हैं। वेपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आजकल मार्केट में आ गई है और वो किसी ना किसी तरीके से आप बच्चों को बहला फुसला कर या उसके अंदर एंटेंगल करके कि आपने अगर ये नहीं किया तो आपकी लाइफ कुछ नहीं है, अल्टीमेटली यू लैंड अप इन रॉन्ग एपिजेनेटिक प्रोसेस, और जो आपको अपने ट्रैक से तो डीरेल करती ही है और साथ में आपको इन 4 चीज़ों कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज़, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और डायबिटीज़ में लैंड अप कर देती है। तो इसीलिए ये जो डीएनए आपके 45 लाख करोड़ सेल्स में बॉडी के अंदर है, उन 45 लाख करोड़ सेल्स 45 ट्रिलियन सेल्स के साथ आपने जस्टिस करना है और इन यूट्रो डेवलपमेंट से लेकर अपनी लास्ट ब्रेथ तक अपनी एपिजेनेटिक्स का ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे बीच मिस प्रतीक्षा हैं जो इंटर्नशिप कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में, वो भी आपके साथ कुछ वैल्यूएबल व्यूज शेयर करेंगी। प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आज का दिन कैसा था? हाउ आर यू फीलिंग? यू आर फीलिंग हैप्पी, सैड, नर्वस, या ये सोच रहे हो कब ये सेशन खत्म हो, कब क्लास में जाएं फ्रेंड्स के पास? टेल मी, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा फील कर रहे हो अभी? एनीबडी? यू कैन रेज योर हैंड एंड आंसर। कैसा फील कर रहे हो अभी? यू आर एंजॉइंग इट या नहीं, कि लेट इट बी, जल्दी से फिनिश हो, क्लास जाना है? रेज योर हैंड एंड देन स्पीक। यस प्लीज। Enjoying this session. Okay. So my name is Pratiksha and today my topic will be anxiety. आप सब में से सबको anxiety होती है? Anybody can tell me what is anxiety? क्या होती है? कब कब हमें anxiety होती है? No? किसी को anxiety नहीं हुई? Yes. हाँ जी. Very good. Clap for him. ओके, तो एंग्जाइटी क्या है? हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या किसी भी डेंजर में। फॉर एग्जांपल हमारे सामने शेर आ जाए, ठीक है ना, या जैसे इन्होंने बताया कि जब भी हमारा एग्ज़ाम है, कोई कंपटीशन है, देन वी फील एंग्शियस। एंग्शियस होते हैं ना। अब एंग्जाइटी के क्या क्या सिम्टम्स हैं? एनीबडी कैन टेल? किसी को एंग्जाइटी नहीं हुई कभी भी कि कल एग्ज़ाम है, मम्मा पापा डांटे ना? Yes. Overthinking. Anybody else? किसी को और कोई सिम्टम लगते हैं एंग्जाइटी के? चलो, I'll tell you. Yes, ma'am. Not able to sleep properly sometimes. Yes. What else? What else? My voice is clear at the last. आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? Okay. So एंग्जाइटी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? Overthinking, sweating, पैनिकिंग, राइट? यू आर नॉट एबल टू डू योर वर्क प्रॉपरली, फोकस नहीं कर पाते हो आप जो भी काम कर रहे हो। यू आर फिजिकली हेयर, मेंटली आप कहीं और हो, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि नहीं? सो दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, फोकस ना कर पाना प्रॉपरली। अब हमें एंग्जाइटी, आप सभी स्टूडेंट्स हो 9th and 10th क्लास के, आपको कब कब एंग्जाइटी होती है? कैन एनीबडी टेल कि कब एंग्जाइटी होती है? Come on. Nobody wants to interact. या इतना बोरिंग टॉपिक है कि समझ नहीं आ रहा है या बात नहीं करना चाहते हो? ओके, एंग्जाइटी कब कब होती है फॉर द स्टूडेंट्स? जब एग्ज़ाम हो, कोई कंपटीशन हो, पीयर प्रेशर हो कि मेरे फ्रेंड के इतने मार्क्स आ गए, मेरे कम है, या वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, शर्मा जी के लड़के ने वो किया, तुमने नहीं किया, राइट? सोशल मीडिया कंपैरिजन हम करते हैं ना अपने आप को, लाइक अपनी बॉडी को, अपने सेल्फ को किसी दूसरे से, कि ही इज़ दिस, ही इज़ टॉल, शी इज शॉर्ट, लाइक दिस। दीज ऑल आर व्हाट सिचुएशंस व्हेन वी फील एंग्शियस। अब इस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले, जब भी आपको एंग्जाइटी लगे, जब आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, यू आर अनेबल टू डू योर वर्क, फोकस नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, जब वो बहुत एक्सट्रीम में है, देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि हेल्प सीख करो। अब हेल्प किसकी सीख करनी है? पेरेंट्स के पास जाओ, टीचर्स के पास जाओ,
अगर आपके स्कूल में कोई काउंसलर है उनसे बात करो। कभी भी ये मत सोचो कि वो हमें जज करेंगे या मैं बता दूंगा वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या कई बार हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं बताना, वो तो ये सोचेंगे ऐसे। सबसे पहली चीज़ है हेल्प सीख करो, पेरेंट्स की, टीचर्स की, कोई काउंसलर की। सेकेंड, डीप ब्रीदिंग इन मेडिटेशन। इट इज़ वेरी ईजी, डीप ब्रीदिंग करनी है, कैसे करनी है दैट वी विल डू लेटर ऑन, ठीक है। थर्ड इज़ योर ईटिंग, वॉट यू आर ईटिंग, ईट राइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चपाती खाओ। आई एम नॉट सेइंग कि जंक स्किप कर दो, लाइक अगर आप हफ्ते में 7 बार खाते हो यू कैन मेक इट टू 3 टाइम्स, हफ्ते में 7 के बजाय 3 बार खाना है, फिर धीरे धीरे यू कैन मेक इट वंस, ओके। या उसके कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो, मैदा का ऑल्टरनेटिव यू कैन ट्राई मल्टीग्रेन या आटा, हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है। डाइट अच्छी होनी चाहिए, स्लीप प्रॉपर लो, राइट। स्क्रीन टाइम जो होता है, मोस्टली पेरेंट्स की यही दिक्कत है, वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग आवर फोन्स रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक होता है। वी डू, इवन आई डू, एक्सेप्ट इट। आप सब करते हो कि नहीं करते हो? वाई आर यू नॉट स्पीकिंग? ब्रेकफास्ट नहीं किया है, एनर्जी नहीं है कि बात ही नहीं करना चाहते हो? किया है ना। हम सब स्क्रॉल करते हैं। जो स्क्रीन टाइम है वो आपका सोने से 3 घंटे पहले नहीं होना चाहिए, सोने से 3 घंटे पहले नहीं। एंड जो स्क्रीन टाइम है वो भी लिमिट करो कि हाफ आवर्स को करो, 15 मिनट्स आप जैसे स्कूल से आते हो कुछ प्रोडक्टिव देख लो कि आज ये टॉपिक मैम ने या सर ने बताया है तो उसको देखो यूट्यूब से कि हाँ इसको कैसे समझना है। 15 मिनट्स इवनिंग में, एक फिक्स टाइम होना चाहिए आपका स्क्रीन का, राइट। देन मेडिटेशन इज़ देयर, एंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आपको लग रहा है देन यू शुड डेफिनेटली सीक हेल्प। एंग्जाइटी सबको होता है, हर एज में होती है, इसमें कोई घबराने की, डरने की या शर्माने की बात नहीं है कि मैं किसी को कुछ कहूँगा वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें छोटी सी, रेडी? ओके, सो लीव योर बुक्स, नोटबुक्स, एवरीथिंग एंड सिट प्रॉपरली, एकदम स्ट्रेट, सीधा बिल्कुल, ठीक है। कीप इट इन साइड इफ पॉसिबल। जब भी एंग्जाइटी हो ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। टेक इनहेल, होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन एक्सहेल, छोड़ दो। अगेन इनहेल, काउंट फॉर 3 मन में, देन एक्सहेल, अगेन स्टॉप, देन एक्सहेल। जब भी बहुत एंग्जाइटी होती है ना ये एक्सरसाइज किया करो, इट इज़ वेरी गुड। एंड एक और चीज़ें, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो भी आपकी हॉबी है वो चीज़ किया करो, इट कैन बी प्लेइंग, इट कैन बी डांसिंग, जो भी हॉबी है, डू प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।